प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हमने हिंदी विषय के अंतर्गत वर्ण विचार एवं उच्चारण स्थान प्रकरण का अध्ययन किया। इससे आगे आज हम उपसर्ग विषय पर चर्चा करेंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं, इसको पढ़ने से पहले पुनः हम वर्ण पर चलते हैं। वर्ण क्या है? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। जिसका पूर्ण विश्लेषण आपको कर दिया गया है। स्वर और व्यंजन, ये वर्ण जब परस्पर मिलते हैं तो उनके योग से बनता है शब्द। वर्ण प्लस वर्ण बराबर शब्द। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है, जिसका विश्लेषण हमने आक्षरिक खंड के अंतर्गत किया। वहां पर शब्द को तोड़ा गया और शब्दों के माध्यम से एक शब्द का निर्माण किया गया। अब प्रश्न उठता है, शब्द कहते किसे हैं? यदि प्रश्न पूछा शब्द किसे कहते हैं, एक प्रश्न उत्तर निकल करके आता है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। यह शब्द की सार्थक परिभाषा नहीं है, यह तो शब्द की व्युत्पत्ति है। शब्द का निर्माण है वर्ण प्लस वर्ण प्लस वर्ण। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है। प्रश्न उठता है, शब्द कहते किसे हैं? हिंदी की जितनी भी व्याकरण की पुस्तकें हैं, उठा करके देखते हैं तो एक ही परिभाषा निकल करके आती है। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। और शब्द के भेद, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। ये परिभाषा हम पढ़ते चले आ रहे हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं और शब्द के दो भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। अब यहां पर परिभाषा करिए, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यदि सार्थक उसका अर्थ निकल रहा है तो वो शब्द कहलाएगा, और यदि अर्थ नहीं निकल रहा तो शब्द नहीं है। तो यहां पर ये भेद क्यों किया? ये करना नहीं चाहिए था, सार्थक ही होना चाहिए था। तो यहां पर भेद तो बदला दिए, सार्थक और निरर्थक। परिभाषा कुछ कह रही है, भेद कुछ कह रहे हैं। या तो परिभाषा गलत हो सकती है या इसके भेद गलत। ये चीजें हम पढ़ते चले आ रहे हैं और आगे भी पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन आज तक किसी ने इस विषय पर विचार किया ही नहीं। एक भेड़ चाल चल रही है, चलते जाओ भाई। मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, लिखा हुआ है वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक मेल शब्द कहलाता है, फिर आप भेद क्यों कर रहे हैं? दो, सार्थक निरर्थक। एक चीज गलत। इसलिए इस संदेह को मिटाने के लिए
हमें शब्द के वास्तविक स्वरूप पर आना पड़ेगा। शब्द क्या है? जो कुछ बोला, सुना, पढ़ा या लिखा जाता है। जो कुछ बोला, सुना, लिखा और पढ़ा जाता है वह शब्द कहलाता है, उसे शब्द कहते हैं। शब्द के दो भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। हिंदी में कहते हैं सार्थक और निरर्थक। संस्कृत में इन्हीं को कहा जाता है विकारी और अविकारी या अव्यय। चीज एक ही है, केवल नाम बदला है। सार्थक किसे कहते हैं? से प्लस अर्थ, जो अर्थ सहित है। जिस शब्द का अर्थ है वह सार्थक कहलाता है। और साहित्य में इन सार्थक शब्दों की ही प्रधानता होती है, क्योंकि ये सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर के ही अपनी अर्थ शक्ति को प्रकट करते हैं और ये अनेकार्थी होते हैं। इसलिए उस शब्द का कौन सा अर्थ ग्रहण किया जाएगा यह स्वतंत्र रूप से स्पष्ट नहीं होता। यह तभी स्पष्ट होता है जब ये वाक्य में प्रयुक्त होता है। तो सार्थक शब्द जो हैं ये अपने स्वरूप को परिवर्तित करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, या इनका स्वरूप बदलता रहता है। निरर्थक, निर्धनर्थक अर्थात अर्थ से रहित। अर्थ से रहित कहने का तात्पर्य क्या हुआ? अर्थात इन शब्दों का अर्थ तो होता है लेकिन उनके अर्थ में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इन्हें निरर्थक नाम दिया गया, निरर्थक संज्ञा दी गई। अर्थ तो होता है लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होता, जो अर्थ है वही रहता है। इन्हीं को संस्कृत में अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? अब यहां पर संस्कृत में हम चलते हैं, हिंदी इसी से ही निकली है इसलिए थोड़ा सा आगे चलेंगे। संस्कृत में अविकारी या अव्यय पद होते हैं, इन्हीं को निरर्थक हिंदी में कहा जाता है। तो अव्यय पद से ही उपसर्ग की उत्पत्ति हुई। अव्यय जो टूटते नहीं, जिनके अर्थ में परिवर्तन नहीं होता, वो क्या है? अव्यय पद हैं। अव्यय की संख्या बहुत है लेकिन उपसर्ग की संख्या निश्चित है संस्कृत में, और उसकी संख्या मानी गई 22। अब उपसर्ग कहते किसे हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़ते हैं। वे शब्दांश जो शब्दांश शब्द से पूर्व जुड़ते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। ये अव्यय पद ही होते हैं लेकिन संस्कृत में इनकी संख्या 22 निश्चित है। लेकिन हिंदी में इनके अलावा बहुत से उपसर्ग माने गए हैं जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे। तो जो शब्द से पहले जुड़ते हैं वो क्या कहलाता है? उपसर्ग। ये जब किसी शब्द से पहले जुड़ते हैं तो 3 कार्य करते हैं। पहला, उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं।
जैसे ही ये शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़ेंगे तो शब्द का अर्थ बदल जाएगा, या तो ये काम करेगा। दूसरा, शब्द की शोभा बढ़ा देते हैं, यदि वे अर्थ को बदलते नहीं हैं तो मात्र उसकी शोभा बढ़ा देगा। और तीसरा, अर्थ को बदलेगा भी नहीं, शोभा भी नहीं बढ़ाएगा, तो उसमें कुछ न कुछ विशेषता उत्पन्न कर देगा। तो जब उपसर्ग किसी शब्द से पहले जुड़ते हैं तो ये तीन कार्य करते हैं। शब्द के अर्थ को बदल देगा, या उसकी शोभा बढ़ा देगा, या उसमें कोई न कोई विशेषता उत्पन्न कर देगा। जैसे हार शब्द है। हार का अर्थ है गले में पहने जाने वाला अलंकार या आभूषण, या दूसरा अर्थ ले तो हार मीन्स पराजय, क्योंकि शब्द की अनेक अर्थ होती, शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो जैसे हार शब्द है और इसमें यदि कोई उपसर्ग जुड़ता है तो किस प्रकार से उसके अर्थ को परिवर्तित करता है। जैसे प्र, बी, ओप और आ, ये चार उपसर्ग हैं। यदि हमने हार शब्द से पहले प्र उपसर्ग को जोड़ दिया तो क्या बन गया, प्रहार। हार का अर्थ क्या है, गले में पहने जाने वाला आभूषण या अलंकार। लेकिन प्र उपसर्ग जुड़ते ही इसका अर्थ बदल गया, और अर्थ क्या हो गया, प्रहार मीन्स चोट करना, मारना। उसी प्रकार यदि हमने जोड़ दिया बी, बी प्लस हार बराबर बिहार, अर्थ बदल गया, क्या हो गया, घूमना। उपजोड़ दिया, अर्थ हो गया उपहार, इसका अर्थ है भेंट करना। जोड़ दिया आ बराबर आहार, इसका अर्थ है भोजन। तो इस प्रकार पहले उपसर्ग जुड़ने से वे उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, या उसमें कुछ विशेषता ला देते हैं, या मात्र उसकी शोभा बढ़ा देते हैं। अब आता है उपसर्ग के भेद। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? उपसर्ग के तीन भेद हैं, तत्सम, नंबर 2 तदभव, और नंबर 3 आगत। अब तत्सम उपसर्ग कौन से होते हैं? ये संस्कृत के हैं। जो संस्कृत भाषा से ज्यों की त्यों हिंदी में आ गए हैं उन्हें तत्सम उपसर्ग कहा जाता। तद्भव ये हिंदी के अपने हैं, और आगत उपसर्ग जो विदेशी भाषा के हैं और हिंदी में आकर के सम्मिलित हो गए हैं वो आगत उपसर्ग कहलाते हैं। अब हम इनमें से पहला तत्सम उपसर्ग का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो तत्सम उपसर्ग संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं जो हिंदी में ज्यों की त्यों आकर के प्रयुक्त हो रहे हैं। जैसे पहला अति, तो इन उपसर्गों का अपना अपना अर्थ होता है,
लेकिन जब शब्द के साथ जुड़ेगा तो अर्थ बदल जाएगा या उसमें कुछ विशेषता आ जाएगी या उसकी शोभा बढ़ जाएगी। तो प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है, कोई शब्द दे दिया, उसमें से उपसर्ग पूछ जाता है, उपसर्ग कौन सा। उपसर्ग की पहचान यही है कि आपको शुरू में देखना, शब्द के प्रारंभ में देखना, प्रारंभ में उपसर्ग ही जुड़ता है और शब्द के बाद में प्रत्यय जुड़ता है। तो अति, अति का अर्थ है बहुत अधिक। तो बहुत अधिक अर्थ को प्रकट करने के लिए इस अति उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे अतिक्रम, ये शब्द दे दिया, अब इसमें से हमको उपसर्ग छांटना है, तो यहां पर पहले क्या आ रहा है अति, उसके बाद क्या आ रहा है क्रम, तो तोड़ देंगे इसको, अति प्लस क्रम। उसी प्रकार अत्युग्र, अब देखिए, अब यहां पर डायरेक्ट आपको अति दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहां पर अत्युग्र, यहां पर ई का क्या हुआ, ये यण संधि से, क्योंकि इनमें संधि समास आदि कार्य भी हो जाते हैं। तो यहां पर उपसर्ग है अति प्लस योग। अब यहां पर ई के बाद ये आ रहा है, इसलिए ई का ये हुआ यण संधि से, तो ये विकार संधियों का उत्पन्न हुआ है। उसी प्रकार दूसरा अत्याचार, तो यहां पर क्या रहा त्य, अब ई का यह हुआ यण संधि से, तो अति प्लस तोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो, यहां पर आचार, जहां पर त्य दिखाई दे जाए वहां पर यण संधि होगी। उसी प्रकार अगला उदाहरण देखें तो अत्यधिक, विग्रह करेंगे तो अति प्लस अधिक, तो यहां पर केवल शब्द दिया जाएगा, उसमें से आपको प्रत्यय छांटना है, ये अभ्यास हमें होना चाहिए। तो पहला हुआ अति, दूसरा है अधि। अधि का अर्थ है ऊंचा या श्रेष्ठ। ऊंचा या श्रेष्ठ अर्थ को प्रकट करने के लिए इस अधि उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे अधिकार, डायरेक्ट ही हमें प्रतीत हो रहा है, अधि और कार तोड़ दीजिए। दूसरा अध्यक्ष, अब यहां पर ई और ई का हुआ ये, इसलिए ध्य, तो अधि प्लस अक्ष यण संधि से। तो इसके लिए हमें संधियों का ज्ञान थोड़ा सा आवश्यक है। उसके बाद अध्यात्म, तोड़ेंगे तो ई का हुआ ये, तो ई आ जाएगा इधर, तो क्या हुआ अधि प्लस निकला आत्म, अधि प्लस आत्म। अगला है तीसरा उपसर्ग है अनु। इसका अर्थ है पीछे या बाद में या पश्चात। इस अर्थ को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अनुगामी, तोड़ दीजिए, अनु प्लस गामी। अनुवाद, अनु प्लस बाद, दे दिया अन्वय। अब यहां पर बे हुआ, किसका हुआ ऊ का, अनु प्लस आया, यण संधि से ऊ का हुआ वै, तब बना अन्वय। तो विग्रह क्या होगा, अनु प्लस आयत। अनु क्या है, उपसर्ग। चौथा है अप।
अब उपसर्ग का अर्थ है अनुचित या बुरा। अनुचित या बुरा इस अर्थ को प्रकट करने के लिए इस अप उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो इसको किस प्रकार से पहचानेंगे? सीधा ही मिलेगा, जैसे अपराध, अपयश, अपकीर्ति। तो यहां पर देखिए अप प्लस राग, अप प्लस यश, अप प्लस कीर्ति, तोड़ दीजिए, सीधा सा अर्थ में प्राप्त हो जाएगा, इसका सीधा विग्रह प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद पांचवा है अभी। अभी उपसर्ग सामने या किसी विशेषता को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अभिमान, तोड़ेंगे तो अभी प्लस मान। दूसरा अभीष्ट, तोड़ेंगे तो यहां पर अभी प्लस इष्ट, यहां पर ई प्लस ई बराबर ई, दीर्घ संधि हुई है। उसके बाद अभिनव, तो यहां पर डायरेक्ट दिख रहा है अभी प्लस नव। अगला है अब। अब उपसर्ग का अर्थ है बुरायाहीन। बुरायाहीन अर्थ को प्रकट करने के लिए अब उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे अवनति, अवगुण। विग्रह करेंगे तो अव प्लस नति, अव प्लस गुण। उसके बाद सातवां है आ। तक या पर्यंत अर्थ को प्रकट करने के लिए इस आ उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे आजीवन। विग्रह करेंगे तो आ प्लस जीवन। दूसरा आवरण, आ प्लस वर्ण। अगला है उत उपसर्ग। उत उपसर्ग ऊंचा या श्रेष्ठ। ऊंचा या श्रेष्ठ या ऊपर अर्थ को प्रकट करने के लिए उत उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे उत्कर्ष, उत्थान। अब यहां पर डायरेक्ट दिख रहा है उत, तोड़ दीजिए, उत प्लस कर्ष, उत प्लस थान। नौवां अप। अप उपसर्ग निकट, समान या गौण। निकट, समान या गौण अर्थ को प्रकट करने के लिए अप उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे उप, उपकार था निकट, समान या गौण अर्थ को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे उपकार, तो उप प्लस कार। उपवन, उप प्लस वन, डायरेक्ट टूटेगा, कोई संधि का
उत्पन्न नहीं होगा। अगला है दुस। दुस जो उपसर्ग है वह बुरा या कठिन इस अर्थ को प्रकट करने के लिए इस दुस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे दुस्साहस, तो दुस प्लस साहस। दूसरा है दुष्कर्म, तो यहां पर तोड़ेंगे तो दुस प्लस कर्म, तो यहां पर से के स्थान पर यह सा आदेश हुआ संधि के कारण। तो यह संधि हुई यहां पर व्यंजन संधि, विसर्ग के बाद तैत है, टैट है, पैफ है आया, से के बाद यह है, तो विसर्ग का से आदेश होता है। सत्व संधि से पढ़ा आपने। लेकिन से या विसर्ग के बाद कैक है या पैफ है आ जाए तो इस से का ये से आदेश हो जाता है, तो ये विकार संधि कार्य का उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हमने आज इन 10 उपसर्गों का अध्ययन किया। उपसर्गों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए शेष उपसर्ग का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।